3 रो सी स्क्वायर। पर डेंसिटी बराबर क्या था? मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो प्रेशर बराबर कितना आ गया? 1/3 एम बाई वी इंटू में सी स्क्वायर। यहां पर एम का मतलब था मास ऑफ गैस और वी मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसको इधर ले जाता हूं तो हो गया 3 PV अपॉन में एम इज इक्वल टू कितना? सी स्क्वायर। आपको याद होगा पीवी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। 3 PV की जगह कितना? एन आर टी अपॉन में एम बराबर कितना? सी स्क्वायर। अगर हम मान लें कि जो 3 है, 3 N R एम, आर कांस्टेंट, अगर ये सारे कांस्टेंट है, भाई 3 तो नंबर है कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट मान लो गैस का, आर तो कांस्टेंट है ही, मास ऑफ गैस भी कांस्टेंट मान लेता हूं अगर मैं, तो सी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा। और सी प्रोपोर्शनल टू किस क्या आ जाएगा? अंडर रूट टी। इसका मतलब सी मतलब आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस, और टी मतलब टेम्परेचर। तो आरएमएस स्पीड ऑफ गैस एंड टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेट करते हैं। इसका मतलब कि जब हम किसी मॉलिक्यूल की स्पीड की बात करेंगे तो वो टेम्परेचर के साथ इस तरीके से डायरेक्टली रिलेट करेगी। अर्थात अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। बोलो सही है क्या? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। बात समझ में आ गई? अगली बात सुनो। अगला टॉपिक है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अगला टॉपिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए देखो कैसे करना पड़ेगा। आपको पता है P बराबर 1/3 रो सी स्क्वायर। P बराबर 1/3 रो सी स्क्वायर, और रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ गैस। तो P बराबर कितना हो गया? 1/3 एम अपॉन में वी इंटू में कितना? सी स्क्वायर। सबको एक तरफ कर लेता हूं, तो एम सी स्क्वायर बराबर आ गया 3 PV। एम सी स्क्वायर बराबर आ गया 3 PV, और पीवी इज इक्वल टू कितना हो गया? एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एम सी स्क्वायर बराबर आ गया 3 NRT। एम क्या है? मास ऑफ गैस, पहले लिख दिया मैंने। तो मास ऑफ गैस को क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ गैस हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनटू में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एम का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, सही है? हाँ, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एन इंटू स्मॉल एम इंटू में सी स्क्वायर बराबर 3 NRT। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो देखना जरा कितना बचेगा? एन इंटू में एम सी स्क्वायर, 3 N की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इंटू में आर इंटू में टी। एन से एन कैंसिल हो जाएगा यहां पर, आर अपॉन एन ए होता है के बी, याद होगा सबको। एम सी स्क्वायर बराबर आ गया कितना? के बी 3 KB T। भाई आर अपॉन एन ए कितना होता है? के बी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं, और मल्टीप्लाई वाले को नीचे ले आऊं, तो कितना हो जाएगा? हाफ एम सी स्क्वायर बराबर 3/2 KBT। हाफ एम सी स्क्वायर बराबर आ गया 3/2 KBT।
इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखता हूँ क्या चीज क्या है यहाँ पर। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है। अब तो ये वाला पार्ट मिटा देता हूं। तो आपके सामने फॉर्मूला क्या आ गया भाई, थोड़ा सा समझना है ना, और कॉपरेट करना, थोड़ा समझना। हाफ एम इंटू में सी स्क्वायर बराबर 3/2 केबीटी। अब m किसका मास है यहाँ पर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये किसकी आ गई, एक ही मॉलिक्यूल की तो आई, क्योंकि मास वन मॉलिक्यूल का है। और जो मॉलिक्यूल चल रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से तो चलता नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बराबर 3/2 केबीटी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बराबर आ गया 3/2 केबीटी। आपको याद रखना है कि एक रिलेशन यही होता है हमारे पास, एक यही रिलेशन होता है हमारे पास जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को उसके टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। और आप देख रहे हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बराबर 3/2 केबीटी। 3/2 कांस्टेंट, केबी कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बढ़ेगी। पर मॉलिक्यूल का सेंस यहाँ पर ये होगा कि अगर हमारे पास इस कमरे में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस कमरे में। अब हम सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख रहे, हम केवल वन मॉलिक्यूल के लिए लिख रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल, अब जो मॉलिक्यूल होगा गैस का वो कांस्टेंट स्पीड से तो चलेगा नहीं, वेरिएबल स्पीड से चलता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मतलब एक मॉलिक्यूल की 3/2 केबीटी। यहाँ पर फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो कैसा है, P बराबर 1/3 रो सी स्क्वायर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मेन डेरिवेशन। रो की जगह मास अपॉन वॉल्यूम, ये सबको एक तरफ कर दो, mc स्क्वायर एक तरफ कर दो, 3 pv, pv की जगह कितना, nrt। फिर nrt रखने के बाद m का मतलब मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनटू में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इतना। स्मॉल n होता है नंबर ऑफ मोल्स, बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, इसको लिखा। इसके बाद n की वैल्यू रखी, कैपिटल n से कैपिटल n कट गया, यहाँ बचा mc स्क्वायर बराबर 3 kbt। mc स्क्वायर से 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ये जो मल्टीप्लाई वाला है इस 2 को इसके नीचे ले आया, तो ये 3/2 हो गया। यहाँ बचा हाफ mc स्क्वायर। हाफ mc स्क्वायर में m मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का, c आरएमएस स्पीड है, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है। हमेशा याद रखना जब भी हम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे उसका फॉर्मूला 3/2 केबीटी होगा। पेज नंबर 2 स्क्रीनशॉट लो। अब बताओ किसको क्या पूछना है। वरुण नहीं आएगा आज, आया तो है। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक है, अब हो गया। चलिए अब सुनो भाई, टॉपिक है प्रूव
पहला बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लिसाक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, बाई केटीजी। अर्थात काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आपको इन चारों को प्रूव करना है। टॉपिक समझ में आ गया? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गे लिसाक्स लॉ। ठीक है? स्क्रीन स्क्रीन ठीक है? अरे स्क्रीन साफ दिख रही है? ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये होता है किस पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो मिली जुली बातें हैं, यहां पर देखना जरा ध्यान से। P बराबर 1/3 mc²/3। ठीक है? और सी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। सी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो कितना? अच्छा, ये सी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो P बराबर कितना आ गया? m इंटू में T अपॉन में 3V। m तो कांस्टेंट है ही, 3V कांस्टेंट है। और अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख देता हूं, अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख देता हूं तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा V। यही तो होता है हमारे पास बॉयल्स लॉ। बोलो भाई, ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चों? इसके बाद इसके बाद दूसरा कौन सा प्रूव करना है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये किस पर होता है? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। तो आपको पता है P बराबर होता है 1/3 mc²/V। होता है ना? और सी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो P बराबर कितना हो गया? m इंटू में T अपॉन में 3V। अगर मैं इस V को इधर ले जाऊं, P को इधर ले जाऊं, तो V बराबर कितना हो गया? mt अपॉन में 3P। m तो कांस्टेंट है ही, m तो कांस्टेंट है ही, 3 भी कांस्टेंट है। और अगर मैं P को भी कांस्टेंट मान लूं, जैसा कि ये कहते हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा? T के। ऐसे ही हमारे पास गे लिसाक्स लॉ है। ये अब ये जो गे लिसाक्स लॉ कहता है, ये क्या कहता है भाई? ये किस पर होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन सब में जो मेन है वो लास्ट वाला है। ये होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताओ P का फॉर्मूला क्या उतना होता है? mc² अपॉन में 3V। mc² अपॉन में 3V। एंड C स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T। सी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T। तो P बराबर कितना आ गया? m इंटू में T अपॉन में 3 और ये V। m मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, 3V कांस्टेंट है। अगर मैं वॉल्यूम को भी कांस्टेंट ले लूं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टेम्परेचर के। ये होता है मेरे पास क्या? गे लिसाक्स लॉ। सारे ऐसे ही करने बेटा, ये वाले पेज नंबर 3। अगर तुम्हें जो समझ में नहीं आया वो पूछ लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्लास और लगेगी इसके बाद, जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
अब लास्ट आ जाते हैं एवोगैड्रो लॉ पे। भाई देखो एवोगैड्रो लॉ में एवोगैड्रो लॉ में देखना, एवोगैड्रो, अच्छा ये क्या कहता है, इसमें भी बच्चों ऐसे ही करना है सारा काम जैसे मैं आपको बताऊंगा ना। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है देखो, अगर मान लो दो गैसेस हैं, एक तो ये वाली वन और एक ये वाली टू, दो गैसेस है, अगर इन दोनों का प्रेशर सेम है मतलब P1 बराबर P2, वॉल्यूम भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, अगर दोनों दो गैसेस जिनका आइडेंटिकल प्रेशर है, आइडेंटिकल वॉल्यूम है, आइडेंटिकल टेम्परेचर है, तीनों चीज सेम है, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। यस और नो? तो मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। एज यू नो, प्रेशर दोनों का बराबर, प्रेशर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, P1 बराबर अगर P2 है तो प्रेशर का फॉर्मूला कितना, 1/3 इंटू में M1 अपॉन में V1 इंटू में C1 का स्क्वायर, 1/3 बराबर M1 अपॉन में V1 बराबर C1 का स्क्वायर, ऐसे ही 1/3 बराबर M2 V2 इंटू C2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट है, कट जाएगा बराबर इक्वल। अच्छा वॉल्यूम भी सेम है देखो, वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, M1 इंटू C1 स्क्वायर बराबर M2 इंटू C2 स्क्वायर। बच्चों आपको पता होगा C मतलब RMS स्पीड, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और अगर टेम्परेचर सेम हुआ तो C1 बराबर C2, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, तो C1 बराबर C2, तो कितना हो जाएगा, M1 मास ऑफ वन गैस बराबर M2, सही है। अब मास ऑफ गैस को क्या लिख सकते हो, मास ऑफ गैस को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनटू में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो M कैपिटल M की जगह कितना हो जाएगा, N1 इंटू M1 बराबर N2 इंटू M2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, N1 इंटू M1 बराबर N2 इंटू M2, बोलो सही है क्या? अब सुनो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बराबर होती है हाफ MC² बराबर 3/2 kBT, बोलो ये भी सही है ना, हाफ MC² बराबर 3/2 kBT। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ तो इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम रख दूं, अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रख देता हूं, क्योंकि लॉ हमसे ही कहता है एवोगैड्रो का। तो देखो, तो इसका मतलब देयर फोर हाफ M1 C1 स्क्वायर बराबर हाफ M2 C2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रख दी, हाफ से हाफ कैंसिल, क्योंकि C1 तो C2 के बराबर ही है, तो C1 और C2 भी कैंसिल, बचा कितना, स्मॉल M1 बराबर M2, ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब जो फर्स्ट और सेकंड है इनको डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, फर्स्ट के लेफ्ट में कितना है, N1 इंटू में M1 बराबर, इसके लेफ्ट में कितना है M1 बराबर, इसके राइट में कितना है, अच्छा कैपिटल N आएगा ये, तो कितना हो गया N2 इंटू M2 अपॉन में कितना M2, M2 से M2, M1 से M1, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन बराबर आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू। पर अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर,
नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर कितना आ गया, एन की जगह N1 इंटू में एवोगैड्रो नंबर बराबर N2 की जगह कितना, N2 इंटू में Na। Na से Na कट गया मतलब एवोगैड्रो नंबर कट गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू आ गया। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन बराबर आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू। ये थोड़ा लेंथी था लेकिन कुछ भी नहीं है। एक बार प्रेशर को बराबर रख लेना, एक बार काइनेटिक एनर्जी को बराबर रख देना, डिवाइड कर लेना। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं आता भाई, याद रखना। तो प्रैक्टिस तो आपकी मस्त है। पेज नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है यहां तक? ठीक है, साफ कर देता हूँ इसको। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हमने प्रूव कर ली। अब देखो एक चीज पढ़ाता हूँ, आप में से कौन सा बच्चा ये जानता है पहले जिसने सुना हो डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी ने सुना है पहले? खुशी ने, बाकियों ने नहीं सुना। हालांकि केमिस्ट्री का टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। हाँ, फॉर गैसेस के लिए सुनिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको शॉर्ट में लिख लेंगे DOF। डिग्री ऑफ फ्रीडम को DOF लिख ले करेंगे ना। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच a system can absorb energy। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच अ सिस्टम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब अगर मैं किसी सिस्टम को एनर्जी दे रहा हूं तो वो एनर्जी को वो सिस्टम सिस्टम मतलब गैस कितने तरीके से वो यूज करती है। एक बात। दूसरी बात, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर टू डिस्क्राइब अ सिस्टम। एक बात अभी क्लियर कर देता हूं, इसमें अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। जितना मैं बोलूंगा ना वो याद रखना पड़ेगा आपको, एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच अ सिस्टम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वो कितने तरीके से उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होगा, आप याद रखेंगे 3n-r। याद भी नहीं रखोगे तो जो मैं बोलूंगा उतना तो याद रखते रहो, ये वाला पार्ट एज इट इज याद रखना है। एन का मतलब नंबर ऑफ एटम होगा और आर का मतलब नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर जो हमारे पास मोशन होते हैं, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के मोशन कितने तरह के होंगे और कौन कौन से उसमें यूटिलाइज होगा वो सब देखो जरा ध्यान से। हम तीन तरह की बातें करेंगे। पहला होगा ट्रांसलेटरी, दूसरा होगा रोटेशनल, पहला होगा ट्रांसलेटरी, दूसरा होगा रोटेशनल, तीसरा होगा वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल। सही है बच्चों, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल और वाइब्रेशन। ट्रांसलेटरी में तीन होंगे, तीन तरीके से हो सकता है ट्रांसलेटरी मोशन।
काइनेटिक एनर्जी इन एक्स, काइनेटिक एनर्जी इन वाई, काइनेटिक एनर्जी इन जेड। मतलब अगर हम ट्रांसलेटरी की बात करें तो इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्टिकल को, सॉरी किसी मॉलिक्यूल को अगर ट्रांसलेटरी मोशन करना है, ट्रांसलेटरी मतलब स्ट्रेट लाइन वाला, तो तीन तरीके के हो सकता है, एक्स में हो सकता है, वाई में और जेड में। तो तीन तरीके की एनर्जी चाहिए एक्स में चलने के लिए। ट्रांसलेटरी में तीन हो सकते हैं, या तो एक्स डायरेक्शन में चलेगा तो एक्स वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर वाई डायरेक्शन में चलेगा तो वाई वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर जेड में चलेगा तो जेड वाली काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। इसके बाद रोटेशन में भी तीन होती है। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन फॉर एक्स वाई प्लेन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फॉर वाई जेड प्लेन, काइनेटिक एनर्जी फॉर जेड एक्स प्लेन। रोटेशन में तीन तरीके का रोटेशन हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, या वाई जेड में करना है, या जेड एक्स में करना है। और लास्ट होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में दो बातें होंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, कुल मिला के इतने तरीके से एनर्जी को यूटिलाइज करेगा मॉलिक्यूल। एक तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन करने के लिए एक्स वाई जेड तीनों, रोटेशन में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन हो गया, और वाइब्रेशन में दो हो गए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी गैस का मॉलिक्यूल कौन से तरह की मोशन करेगा, कौन से तरह का मॉलिक्यूल कौन सा मोशन करेगा। अब समझना, जैसे मैं बोलता हूं पहले फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक कौन सा होता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एटसेट्रा, जिनमें एक ही एटम होता है, मतलब लाइक ऐसे, एक ही एटम है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया F बराबर 3 × n की जगह 1, नंबर ऑफ एटम 1, R मतलब रिलेशन, अपना खुद के साथ किसी का कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब एक एटम है तो उसका खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए R 0 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 3। याद रखना पड़ेगा एज इट इज, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। अब अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां से स्टार्ट होती है कहानी। तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। मतलब अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका मतलब वो तीन तरीके के मोशन कर सकता है, तीन तरीके के मोशन कर सकता है मोनो एटॉमिक। कौन कौन सा कर सकता है, एक्स में चल सकता है, वाई में और जेड में, और वो भी कौन सा करेगा, ट्रांसलेटरी। तो इसमें होगा ओनली ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल। चलो फोन आ गया था किसी का। तो भाई समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूल केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, कौन कौन से में, एक्स में, वाई में और जेड में। इसका मतलब अगर मोनोएटॉमिक गैस है वो तीन तरीके से एनर्जी को यूज करेगा, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए करेगा, कौन कौन से में, एक्स में चलने के लिए, वाई में चलने के लिए और जेड में चलने के लिए। कितना हो गया पेज नंबर 5। बोल विशाल अब क्या कह रहा था।
मैं कहता हूँ अपनी तरफ से कुछ मत सोचो इसमें, एज इट इज याद रख लो जो मैं बोल रहा हूँ इस वाले के लिए तो एटलीस्ट। और मैं ही नहीं, इसमें तो याद ही रखना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्टिव में भी। एक्स वाई डायरेक्शन मतलब जैसे मेरा हाथ है, ये 2 डायमेंशन में है ना, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अब मान ले वाई जेड है, फिर जेड एक्स, कोई भी चीज है ना। चलो स्क्रीनशॉट लेना एक बार। ठीक है भाई, आ जाते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन क्या आता है कंपटीशन में, कि भाई मोनोएटॉमिक गैस है तो ओनली कौन सा मोशन होगा उसमें, ऐसे पूछ लेते हैं। अब आ जाओ डाई एटॉमिक में। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये डाई एटॉमिक में आ गए। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो एक ये हो गया एटम, एक ये एटम हो गया, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हो गया, ऐसे कहा जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3, एन की जगह 2 - 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 5। ये जो फॉर्मूला है इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये तो केवल एक बनाया गया फॉर्मूला है ताकि इसकी वैल्यू निकाल सके। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ गए इसके, 5 आ गए। तो 1 2 3 तो इसमें हो गए ट्रांसलेटरी में, 2 इसमें जाएंगे, तो 3 ट्रांसलेटरी के, 2 रोटेशन के, 3 ट्रांसलेटरी के और 2 रोटेशन के। तो कौन कौन सा मोशन हो गया, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा और रोटेशन मोशन भी करेगा, ट्रांसलेटरी भी करेगा और रोटेशन मोशन भी करेगा। 2 तरह के मोशन पॉसिबल है। अब नोट करके लिखूंगा इस बात को, एट हाई टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड molecule start to vibrate। एट हाई टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल स्टार्ट टू वाइब्रेट। अगर ये वाइब्रेट भी करने लग जाएगा तो फास्ट तो है ही हमारे पास, अगर वाइब्रेट भी करने लग जाएगा तो 2 और जुड़ जाएंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करने लगता है, इस वजह से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अब सुनो भाई, अब आ जाते हैं किसमें, ट्राइएटॉमिक में। ट्राइएटॉमिक में 2 बातें होती हैं, एक होता है लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल, और एक होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे मैं बोलूं आपसे कार्बन डाइऑक्साइड गाली, इसमें हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, ये ये ये। तो नंबर ऑफ एटम तो 3 हो गए, इनके रिलेशन कितने हो गए, 1 2 रिलेशन हो गए, तो कितना हो गया 3 3 - 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए 7। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आ गए तो कौन कौन सा हो जाएगा, काइनेट ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा एक, तो इसमें ट्रांसलेटरी पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है, एंड वाइब्रेशन भी पॉसिबल है। तो जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 7 लेना है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। हालांकि ट्राइएटॉमिक तक हम जाते नहीं है, तो मोनो और डाई पे क्वेश्चन आता है। चलो नॉन लीनियर में क्वेश्चन भी क्या आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे H2O, H2O की बैंड स्ट्रक्चर होती है, तो H2O मॉलिक्यूल के लिए हम ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया यहाँ पर, F बराबर 3, N की जगह 3 और रिलेशन भी 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए 6। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गए तो इसमें भी क्या याद रखना है, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन।
इसमें तीनों ही पॉसिबल है इसमें भी।